अब ना लास्ट क्लास में जो हमने काम करा ना, वहीं से इस क्लास का काम शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में याद करो हमने फैक्टर ट्री वाली बात करी थी। तो अभी क्या करते हैं कि एक फैक्टर ट्री वाला क्वेश्चन खुद करके दिखाओ। तो क्लियर, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, खुद पूरा कंप्लीट करो, फिर उसके डिस्कशन करेंगे। कोई पॉइंट अड़ेगा तो हमारा रोड मैप बना होगा कि हम कहाँ फंसे। तो चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अब ना अभी हमने ये क्वेश्चन करा डील, तो अब इस क्वेश्चन में हमारी क्लियरिटी क्या होनी चाहिए थी कि हमें क्लियर था कि अगर ये z, ये y और ये x अगर हमने फाइंड करना है तो हमें समझ में आता था कि जो z है अगर 7 और z को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 371 बनेगा। तो वहां से हमने z निकाल लिया, वो आ गया 371/7, वो आ गया 53। ये इसमें हमने फर्स्ट स्टेप करा। अब क्या करते, y निकालना है तो y तक पहुंचे। y के दोनों ऑफशूट्स क्या निकल रहे थे, 3 और 1855। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y बनना चाहिए। तो वहां से 3 × 1855 हमने करा तो y आ गया 5565। एंड आई होप कि ये बड़ी आसानी से कर पाए होगे। जैसे ही हमने y निकाल लिया, हमें क्लियरिटी है कि जो x है वो एक्चुअली 2 × y होना चाहिए। तो सिंपली हमने y को डबल करा, ये बना x का आंसर, और वही हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्लियरली दिखा कि हमें दो काम बोले गए थे। एक तो ये कि कंप्लीट द फैक्टर ट्री, तो हमें क्लियर था कि एक्चुअली हमें तीनों ही निकालने थे, x, y और z। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ना अब ये क्वेश्चन पढ़ो। हमें दिया गया कि एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर +5 है, देखो बाद में, आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो क्लियर कि क्या करते हैं। अब एक बच्चा ये गलती से अगर सोच ले कि मैं इसको पहले सॉल्व करूं, तो क्लियर कि उसका तरीका कितना लंबा, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो, बिल्कुल करेक्ट हो, और सबसे आसान, सबसे छोटे तरीके से हो। तो क्लियर कि बिल्कुल क्लियर, देखो कितना क्लियर पॉसिबिलिटी वो एग्जिस्ट करती थी। हमें क्लियरली समझ में आता है कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो 1 से डिवाइड हो रहा होता है या फिर अपने आप से, क्लियर, खुद से। जैसे मान लो 13 है, तो 13 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 13 खुद। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये जो नंबर है इसके फैक्टर इस नंबर और 1 के अलावा और भी हैं, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि जैसे अब एक नंबर मान लो है 24, तो 24 के फैक्टर्स देखो 2 भी हैं, 12 भी है, 6 भी है, 8 भी है। तो क्लियर कि वो क्लियरली जस्टिफाई कर गया कि जो 24 नंबर है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, वो कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि उसके 1 और 24 के अलावा भी फैक्टर्स आ रहे हैं। सेम स्टोरी यहां पे करते हैं। अगर हमें कहा गया कि प्रूव करो कि ये नंबर एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो क्या करना चाहिए था, हमें नोटिस करना चाहिए थे कि इन दोनों के बीच में क्या कोई चीज़ कॉमन बन पा रही है। तो हमें दिखा कि इन दोनों के बीच में 13 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 13 है, प्लस आगे भी 13 है। तो अगर इतना सा काम कर लें कि इस 13 को 13 × 1 पढ़ लें, सिंपली 13 × 1। अब इन दोनों में सब सिंपली हम लोग अलजेब्रा की तरह 13 बाहर कॉमन ले लें। तो यहाँ क्या बना, 7 × 11, यहाँ क्या बच गया, +1। तो एक्चुअली तो इतनी बात के लिखे होने पे ही क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे, ये क्या बन गया, 77 + 1 78। तो ये नंबर एक्चुअली 13 × समथिंग बन गया। हमने सॉल्व कर दिया, वो 78 आ रहा था, पर अगर ना भी करते ना सॉल्व तो ये 13 × समथिंग आ गया। मतलब इस नंबर का एक फैक्टर 13 है, और इस नंबर का एक फैक्टर कुछ भी, अगर इस नंबर का एक फैक्टर अगर इस नंबर के अलावा कुछ भी अगर और आ गया तो वो क्लियरली जस्टिफाई कर देता है कि ये नंबर एक प्राइम नंबर नहीं है। तो क्लियर कि ये 13 × समथिंग हो गया, 13 × 78। तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज अ composite number. Why? Because this number is having other factors, clear, other than the number itself. तो क्लियरली जस्टिफाई हो गया कि ये तो नहीं है प्राइम नंबर। अब सेम बात क्लियर है, यहां सोचो, इस केस में अगर हमें चेक करना पड़े तो क्या पकड़ते, हमें दिखा कि यहां पे 5 है और यहां पे भी 5 है। तो सिंपली अब एक काम करें
कि हम लोग एक्चुअली इन दोनों, इस वाले 5 को अगर बिल्कुल पिछली बार की तरह अगर 5 into 1 लिख लूं, तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाता? 5। तो यहां क्या बन गया? 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये एक नंबर आ गया। तो क्लियर कि अब इस नंबर को सॉल्व करो ना करो, इट वॉज इमटेरियल। इंपॉर्टेंट थिंग वॉज दिस कि क्लियरली हमें ये बात समझ में आए कि इसको ब्रेक कैसे करना है। तो क्लियर कि अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं सिंपली, तो ये दिस वुड कम आउट टू बी 1008 plus 1। ये क्या बन गया? 5 into 1009। तो ये नंबर के फैक्टर्स 5 और ये 2 तो आ गए। तो किसी नंबर के फैक्टर्स अगर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा अगर आ जाएं तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। इसको बिल्कुल हमें ऐसे बोलना चाहिए था। तो इस नंबर के फैक्टर्स क्लियर है, इस नंबर का एक फैक्टर 5 आ गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो याद रखना क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चंस में एग्जामिनर मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन मैं ये दे दूं, देखो अब सेम पॉइंट है, मान लो उसमें सेम क्लियर है, सेम तरह का क्वेश्चन अब अगर नए तरह का बना दूं, मान लो कोई हमें क्वेश्चन दे दे 7 into 8 into 11 into 13 plus 24। मान लो मैं ये नंबर दे दूं और इस नंबर में अब अगर मैं पूछ लूं कि चेक करो कि ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। अब क्लियर है कि अब एक बच्चा कंफ्यूज हो जाता। तो क्लियर है कि अब डायरेक्टली यहां पे क्लियर है कि अब इनको मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, प्लस 24 करेंगे तब भी बारी बारी डिवीजन करते रह जाओगे। इसमें अब समझदारी क्या होती कि इस 24 को ब्रेक कर लेते 8 into 3 में। जैसे ही हमने इस 24 को ब्रेक करा, अब बात बन गई। कैसे? अब हम लोगों ने नोटिस कर लिया कि यहां पे भी 8 है और यहां पे भी 8 है, मतलब इन दोनों में से अब की बार 8 एज अ कॉमन फैक्टर बाहर कॉमन आ सकता है। तो हमने इन दोनों में से 8 बाहर कॉमन ले लिया। ये क्या बन गया? 7 into 11 into 3 प्लस अकेला 3। ये है मेन सेंस। अब क्लियर इसका कोई आंसर आ गया, पर एक्चुअली ये नंबर 8 into समथिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो उससे क्लियरली क्या जस्टिफाई हो गया कि दिस नंबर इज अ क्लियरली कॉम्पोजिट नंबर। वाई? बिकॉज 8 इज अ फैक्टर। तो किसी नंबर का अगर इसके क्लियर इसमें नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा फैक्टर अगर बनता हो तो वो नंबर क्लियरली एक कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो क्लियर ये है कॉम्पोजिट नंबर। तो ध्यान रखना क्लियर क्वेश्चन में ऐसे की मैनिपुलेशन भी हो सकती है। अब ये क्वेश्चन देखो, हमें कहा गया कि कंसिडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो क्लियर कि हमसे पूछा गया कि ये चेक करके बताओ कि 4 की पावर n उसमें कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं बड़े से बड़ा, क्या कभी वो 4 की पावर n के एंड में 0 आ सकता है? तो क्लियर कि अब क्या करता है एक बच्चा, तो ये रिकॉल करो कि एंड में 0 बनता कैसे। क्लियर है कहां बनता है एंड में 0? नंबर सोचो वाले, वो नंबर्स क्या होते हैं? 10 है जिसके एंड में 0 बनता है, 20 है, 30 है, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। तो अगर इनमें अगर एक बात रियलाइज करोगे ना, तो जिस भी नंबर के एंड में 0 बनता है तो वो 0 वाले नंबर्स में गारंटेड उसका फैक्टर 5 भी होता है और उसका फैक्टर 2 भी होता है। देखो 10 के फैक्टर्स क्या हैं? 5 और 2। 20 के फैक्टर्स एक्चुअली क्या हैं? 2, 2 और 5। क्लियर है? 4 into 5। 30 के फैक्टर्स क्या हैं? क्लियर है? 3 into 10, मतलब 3 into 5 into 2। तो एंड में 0 कैसे बनेगा? जब 5 और 2 मिलेंगे, 5 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बनेगा, एंड में 0 आ जाएगा। तो 0 बनने के लिए अकेली शर्त क्या एंड में? कि उस नंबर के फैक्टर्स 5 और 2 होने चाहिए। तो अब क्या करें? तो हमें क्या बोलना चाहिए था कि जो 4 है अपनी कॉपी में क्या एक्सप्रेस करता है इस क्वेश्चन में। स्कूल में मान लो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ जाए तो क्या करेंगे? हम लोग अपनी कॉपी में 4 को ब्रेक करके दिखा देते हैं कि 4 जो होता है वो 2 into 2 होता है, मतलब 2 स्क्वायर। तो एक्चुअली 4 की पावर n क्या बन गया? 2 स्क्वायर की पावर n विच इज 2 की पावर 2n। तो ये क्या आ गया एक्चुअली? 2 into 2 into 2 एंड ऐसे कितना 2n टाइम्स।
2n टाइम्स 2 मल्टीप्लाई करता जा रहा है, तो क्या इसमें कोई 5 आया? नहीं आया। तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि फॉर 4 की पावर n टू एंड विथ 0, 5 शुड बी अ फैक्टर अलोंग विथ 2। इसमें 2 तो हैं बहुत सारे, पर 5 मिसिंग है। अगर 5 होता तो 5 और 2 मिला के 0 बना लेते, पर 5 तो है नहीं। तो इसलिए अब क्लियरली हमें समझ में आता है कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्लियर कि इफ अ नंबर इज ब्रोकन इनटू प्राइम फैक्टर्स देयर इज ओनली वन यूनिक वे। ऐसा नहीं कि इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, देयर इज ओनली वन यूनिक वे। तो हमने इस बात को अगर ये स्कूल के एग्जाम में आ जाए तो बस मेंशन कर देते कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो इसको और तरीकों से फैक्टराइज नहीं कर सकते। मतलब क्लियरली 4 की पावर n को जैसे मर्जी कर लो, वो 0 में एंड कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें 5 मिसिंग है। अब इसी क्वेश्चन को ना एग्जाम में क्लियर है कि किसी भी और नाम से बना सकते हैं। क्लियर है, मान लो 4 की पावर n ना दें, वो हमें 6 की पावर n दे दें। मान लो सेम क्वेश्चन में 4 की पावर n ना होता, 6 की पावर n होता, तो क्या करते? 6 को ब्रेक कर लेते। 6 में क्या होता है? 2 और 3, तो ये बन जाता 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब क्या बोलते हैं कि इसमें 2 तो है, पर अब इसमें 3 मिसिंग है। तो क्या इसमें कभी भी इसके एंड में 0 बनेगा? 0 बनने के लिए हमें दो क्या चीजें चाहिए? 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। 2 है, बहुत सारे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स, लेकिन 5 मिसिंग है। तो 6 की पावर n भी अगर हमें हमारे सामने अगर आए क्वेश्चन, तो तब भी हमारा यही जवाब होता कि इसके एंड में 0 नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान रखना, और जो भी क्वेश्चन आए उसको ऐसे बोलना। और क्लियर है, मतलब इसको वैसे भी सोचना, हमारे सामने कोई भी नंबर अगर आए तो उस नंबर में 0 बन सकने के लिए उस नंबर के क्लियर उस नंबर का फैक्टर 5 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल सोच के देखो तो इट कम्स डाउन टू बी क्लियर सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। 10 में क्या होता है? 2 और 5। 20 में क्या होता है? 2 होता है, 5 होता है, एक एक्स्ट्रा 2 भी होता है। बिल्कुल ऐसे सोचो। अभी ये क्वेश्चन पढ़ो। हमें गिवन है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड। देखिए, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड, while रवि टेक्स 12 मिनट्स। अब क्वेश्चन पढ़ना, हमें पूछा हुआ है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या क्वेश्चन है कि क्लियर कि सोनिया इज टेकिंग 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 सर्कल। यहां तक वापस पहुंचने में सोनिया लेती है 18 मिनट्स। रवि इज टेकिंग 12 मिनट्स। क्लियर, यहां तक रवि इज टेकिंग जस्ट 12 मिनट्स। तो कितनी देर बाद दोनों एग्जैक्टली यहीं मिलेंगे? अब एक बात सोचो कि अगर सोनिया इज टेकिंग 18 मिनट्स, तो सोनिया 2 राउंड कितनी देर में कवर करती? 36 मिनट्स में। रवि 2 राउंड कितने कवर करता? कितनी देर में कवर करता? 24 मिनट्स में। 3 राउंड 36 मिनट्स में, 4 राउंड 48 मिनट्स में, एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या था कि हमें चाहिए कि दोनों सेम पॉइंट पे मिलें। तो सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे? जब 18 मिनट्स का कोई मल्टीपल बराबर आ जाए 12 मिनट्स के किसी मल्टीपल के। देखो, एक इंसान कवर कर रहा है राउंड इन 12 मिनट्स, सेकेंड पर्सन इज कवरिंग इट इन 18 मिनट्स। तो इफ आई वांट कि वो दोनों सेम जगह पे आके मिलें, तो जो 12 का मल्टीपल बने उससे बराबर होना चाहिए 18 के मल्टीपल के। तो मतलब हमने वो नंबर ढूंढना था जो कि 12 का भी मल्टीपल हो और 18 का भी मल्टीपल हो। मतलब क्या निकालना है हमने? कॉमन मल्टीपल। और कौन सा कॉमन मल्टीपल निकालना है? सबसे पहला। तो एक्चुअली वो क्या हुआ? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली जो समझ हमारी अड़ती वो अकेली ये थी कि यहां पे इन दोनों के बीच का एलसीएम क्यों लें। तो क्लियर, दिस वाज द ओनली रिक्वायरमेंट। तो क्लियर कि 12 और 18 का एलसीएम लेना बड़ी बात नहीं थी। 12 क्या हो गया? सिंपली 2 इंटू 2 इंटू 3, जबकि 18 क्या हो गया? वो हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम तो हम बड़ी आसानी से बना लेते। क्लियर, ज़्यादा 2 किस में आ रहे हैं? इसमें, तो 2 स्क्वायर आ गया। ज़्यादा 3 किस में है? इसमें, तो पूरे 3 आ गए इसके। तो आंसर तो आ गया
36। इसका आंसर तो बना 36 मिनट्स, पर इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये सोच पाओ कि यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम मैं क्यों लूँ, मुझे क्यों क्लिक करे। आई वॉन्ट कि दोनों सेम जगह पे मिलें। 12 मिनट्स के बाद एक पहुँच रहा है, दूसरा पहुँच रहा है 18 मिनट्स के बाद। तो इफ़ आई वॉन्ट कि दोनों सेम टाइम पे मिलें तो किसी 12 के मल्टीपल को किसी 18 के मल्टीपल के बराबर आना चाहिए, पर दोनों का कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो कॉमन मल्टीपल क्या चीज़ होती है, क्लियर है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल से। तो हमने वो पहला मल्टीपल ढूंढना था जो कि कॉमन हो और सबसे छोटा भी हो, लीस्ट भी हो। तो क्या निकालना था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये थी इस क्वेश्चन की अकेली रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन पढ़ो। हमें गिवन है any contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो हमें क्या दिया गया कि 616 persons are to march behind 32 members. तो क्वेश्चन क्या है कि 32 मेंबर्स के पीछे 616 लोगों ने मार्च करना है। तो मार्च तो क्लियर है, वो एक सिंगल कॉलम में भी कर सकते थे कि 32 लोग आगे चलें और पीछे 616 लोग चलें एक लाइन बना के। तो ये कॉलम कितने बनते, 1 कॉलम बनता। देखो इन क्वेश्चंस में ना इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट दिस कि हम लोग ये सवाल कर लें, क्लियर है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि हमें समझ में आए कि क्वेश्चंस को ब्रेक कैसे करा करें और क्यों वैसे ब्रेक करा करें। तो मेरे मन में आता है कि एक ही कॉलम बना लेते, पर हमें कहा गया कि मैक्सिमम कॉलम्स बनाओ। तो अब मैं क्या करूं, तो क्या मैं 2-2 कॉलम्स बना सकता हूं? तो क्लियर है कि 2 कॉलम्स कैसे बनाते, 616 को ब्रेक कर लेते 313 और 313 में, और 32 को ब्रेक कर लेते 16 और 16 में। बन सकते थे 2-2 कॉलम्स भी। अगर मैं 2-2 कॉलम्स बनाना चाहता तो बना सकता था। अब दोनों के पीछे ऐसे क्लियर लाइन बना के चल पड़ते सारे। अब मेरे मन में आता कि क्या मैं 3-3 कॉलम बना सकता हूं? तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं। क्यों? क्योंकि जो 32 है वो 3 में ब्रेक नहीं हो रहा, 616 भी 3 में ब्रेक नहीं हो रहा। तो यहां से हिंट लगता कि मैं मैक्सिमम कॉलम्स बनाना चाहता हूं। तो कैसे बनाते, क्लियर है कि हम लोग 1 कॉलम बना सकते थे, 2 कॉलम भी बना सकते थे, 3 नहीं बना पा रहे, 4 हम लोग चेक करते हैं एंड सो ऑन। तो एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है, क्लियर, जितने उतने कॉलम्स बन सकते थे जितना कि एक्चुअली जो नंबर होता वो इसका भी फैक्टर होता और इसका भी फैक्टर होता। देखो 2 दोनों का फैक्टर था, इसलिए दोनों में क्लियर हम लोग डिवाइड कर पाए। 3 दोनों का नहीं है, अगर एक का होता भी तो भी ऐसे ब्रेक ना कर पाते। 4 को देखा तो 4 इसका भी फैक्टर है, 4 उसका भी फैक्टर है, तो मैं 4 कॉलम्स में ब्रेक कर सकता हूं इसको। तो अगर हमसे किसी ने कहा कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में जिसमें हम ब्रेक कर सकते हैं, हमें समझ में आता है कि वो वही होता जितना एक्चुअली इस नंबर और इस नंबर के बीच में आने वाला सबसे बड़ा फैक्टर होता। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन की सही लैंग्वेज क्या थी कि फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन दीज 2 टर्म्स। तो उसको देखो बोला कैसे गया। अब बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि वो इस क्वेश्चन को सोच, क्लियर, इस क्वेश्चन को देख के वो इसकी लैंग्वेज को ब्रेक नहीं करते। बुक्स में डायरेक्टली गिवन होता है कि इसका एचसीएफ फाइंड करा। इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट दिस कि एचसीएफ फाइंड करा, इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि एचसीएफ फाइंड क्यों करेंगे। तो इस बात को समझो। तो क्लियर है, जैसे ही हमें ये पॉइंट समझ में आ जाए ना, उसके बाद क्लियर है एचसीएफ निकालना तो बहुत सिंपल काम है। 616 को हमें ब्रेक करना आता है उसके फैक्टर्स में, 32 को ब्रेक करना आता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए क्या करते हैं, जितनी चीज़ें मैक्सिमम कॉमन आ सकती हैं कॉमन ले लेते हैं। वो ले ली हमने, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी 3 2 हैं, इसमें भी 3 2 हैं, क्लियर है, वो दोनों हमने कॉमन ले लिए। 7 और 11 इसमें है, इसमें नहीं, तो वो कॉमन नहीं आएगा। तो आंसर आ गया 8। मतलब मैक्सिमम जो कॉलम्स बन सकते थे देवर 8। क्लियर है, 8 कॉलम्स अगर बनते तो इसके हर एक में रो में 4 4 होते, नीचे क्लियर है वो भी 8 से डिवाइड करके इनके पीछे लाइन में लग जाते। इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा क्योंकि ये इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। इसको ऐसे सोचते। तो इन क्वेश्चंस में ना एक बच्चे को कन्फ्यूजन ही ऐसे आती है कि कहाँ पे एलसीएम कहाँ पे एचसीएफ।
तो वो कंफ्यूजन इसलिए आती है क्योंकि एलसीएम एचसीएफ नाम की क्लैरिटी नहीं होती। तो इन क्वेश्चंस को ना बिल्कुल जोर लगा के खुद करके दिखाओ। अभी क्लियर है क्वेश्चन? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। वो कोशिश करो कि खुद से ब्रेक हो। अभी ना हमने ये क्वेश्चन करा अटेम्प्ट, तो इस क्वेश्चन का भी जो सेंस था ना वो भी इंटरेस्टिंग था। और क्लियर है कि एक बच्चा इसको क्लियर है कि अगर कर पाए तो बहुत अच्छा करा, अगर मान लो ये क्वेश्चन करने पे अड़ा भी तो भी अब इस बात को समझना कि हमने इसको कहां पे मिस करा। तो अब देखो हमसे क्या इस क्वेश्चन में गिवन किया था कि पार्टिसिपेंट्स हैं हिंदी इंग्लिश और मैथमेटिक्स के, वो गिवन है कि 60 84 और 108 है। हमने इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को रूम में फिल करना था और हर रूम में सेम सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए थे। मतलब हमने हिंदी वाले पार्टिसिपेंट्स को फिल करना है, फिर क्लियर है कि इंग्लिश वाले पार्टिसिपेंट्स एंड देन मैथमेटिक्स वाले पार्टिसिपेंट्स, अलग अलग रूम्स में तीनों, और सेम नंबर फिल होना चाहिए। तो क्या करें? मेरे मन में एक थॉट आता है कि अगर मैं हर एक रूम में एक एक पार्टिसिपेंट फिल कर देता, एक रूम में एक पार्टिसिपेंट, तो इसके रूम्स कितने लगते हैं? 60, इसके 84 और इसके 108। तो रूम्स कितने बनते? बहुत ज़्यादा। क्लियर है? 108 प्लस 84 प्लस 60। अब अगर मेरे मन में थॉट आया कि मैं हर एक रूम में दो दो पार्टिसिपेंट्स फिल कर दूं, तो अब इसके रूम्स कितने बनते? जब हर रूम में 60 में से दो दो पार्टिसिपेंट्स गए तो क्लियर है 30 रूम्स बन गए। 84 में जब हर एक रूम में दो दो पार्टिसिपेंट्स गए तो रूम्स बन गए 84 का हाफ, दैट इज 42। इस केस में रूम्स बने 54। तो हमें दिखता है कि जो रूम्स हैं वो कम हो गए। तो इफ आई वांट कि द नंबर ऑफ रूम्स शुड बी मिनिमम, तो द पार्टिसिपेंट्स इन अ रूम शुड बी मैक्सिमम। जितने मैं पार्टिसिपेंट्स बढ़ाऊंगा हर कमरे में, उतने क्लियर है कि नंबर ऑफ रूम्स कम लगेंगे। तो इट मीन्स कि अगर हमने ये फाइंड करना है कि एक रूम में मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स कितने आ सकते हैं, तो क्या हमें क्लियरली ये पॉइंट दिखता है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स इन अ रूम वो नंबर होता जो कि इन तीनों का फैक्टर हो और सबसे बड़ा हो। तो हमने कौन सा नंबर निकालना था? जो कि इन तीनों नंबर 60, 84 और 108 का फैक्टर हो और सबसे बड़े वाला फैक्टर हो। मतलब क्या निकालना था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये थी इस क्वेश्चन की मेजर अंडरस्टैंडिंग कि ये क्यों करें। ये है जो मेन पॉइंट है। सॉल्यूशन तो इसके बाद सिंपल होगा। क्लियर है? हमने 60 का सिंपली क्लियर 60 को ब्रेक कर लिया उसके प्राइम फैक्टर्स में, 84 को भी ब्रेक कर लिया और 108 को भी ब्रेक कर लिया। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, वो आ गया 12। तो जब ये 12 आ गया तो हमें समझ में आया कि अगर इसके क्लियर है कि इसके हर रूम में अगर हम लोग 12 पार्टिसिपेंट्स अगर बिठाएंगे तो मिनिमम रूम्स लगेंगे उस केस में। क्लियर? 12 से ऊपर नहीं हो सकता। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस केस में 12 आ गया। तो फिर इसके रूम्स कितने लगते? 60 वाले के रूम्स लगते 12 इंटू 5, मतलब 5 रूम्स। तो 60 वाले के रूम्स कितने लगे? 5। अब 84 वाले के कितने लगे? 12 इंटू 7, मतलब 7 रूम्स। और 108 वाले के 9 रूम्स। तो टोटल रूम्स मिनिमम कितने लग सकते हैं? 5 + 7 + 9, दैट इज 21। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन होता। और क्लियर है? अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। कल को आप लोग जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स दोगे ना, तो उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं उन सबका बेसिस ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो लोग तब क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि 10th में हम लोगों ने कई बार बस ऐसे के क्वेश्चंस याद करे होते हैं स्कूल के एग्जाम्स के लिए 3-4, वो गड़बड़ है। तो क्लियर है? वो मत करना। अब जब असाइनमेंट्स आएंगी आपके सामने और जब अब क्लियर है कि जब इसमें जब और क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करोगे जो अभी आपको मिलेंगे, उनके थ्रू क्लियर है कि इन क्वेश्चंस में अपनी अकल खोलना कि इसमें ऐसे सोचते, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। अब ना अभी हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा। अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल वैसे की थी जो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस करा। अब देखो हमें ना इस बात को अगर रिकॉग्नाइज कर गए तो हमने बहुत कमाल का क्वेश्चन क्लियर है खुद कर पाए। तो कमाल का डजन मीन्स की क्लियर है कि क्वेश्चन टफ था। इट मीन्स कि क्लियर है कि लोग इसकी लैंग्वेज देख के घबरा जाते हैं, क्लियर है कि जज करने लग जाते हैं कि क्लियर है क्या करें, HCF लें, LCM लें, मल्टीप्लाई करें। वही ही गड़बड़ है, वही हमने नहीं करनी थी। तो क्लियर है सोचते हैं, डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेज को पकड़ना हमें कैसे चाहिए था। हमें गिवन था कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी की बुक्स हैं
और इतने इतने नंबर में है। 96 बुक्स ऑफ वन सब्जेक्ट, हिंदी की 240 एंड मैथमेटिक्स की 336। तो हमें दिया गया कि सेम थिकनेस है, सेम लेंथ है। तो क्वेश्चन क्या था कि मिनिमम कितनी ढेरियां बने, कितने स्टैक्स बने, मिनिमम कम से कम कितने बने। अब सोचो कि एक एक बुक अगर रखना शुरू कर दें तो स्टैक्स कितने बनते, 96 तो इंग्लिश के बन जाते। सिंपली एक एक बुक रखने हम लोगों ने शुरू करा, 240 अगले के और 336 अगले के, तो गड़बड़ हो जाती। इफ आई वॉन्ट कि द स्टैक शुड बी मिनिमम, तो अगर मान लो कि मैं हर एक ढेरी में दो दो बुक्स रखनी शुरू कर दूं, तो इसकी कितनी बनती है अब 48, इसकी कितनी बनती 120, इसकी कितनी बनती 336 का हाफ, दैट इज 168। तो क्लियर है, वो इतनी इतनी बनती। क्लियर है। देखो अब क्या हुआ कि जो ढेरियां थी वो कम हो गई। तो इफ आई वॉन्ट कि द नंबर ऑफ स्टैक्स शुड बी मिनिमम, तो द नंबर ऑफ बुक्स इन अ स्टैक शुड बी मैक्सिमम। पर हर एक स्टैक में सेम नंबर चाहिए हमें। तो इफ आई वॉन्ट दिस नंबर शुड बी मैक्सिमम, नंबर ऑफ बुक्स इन अ स्टैक शुड बी मैक्सिमम, उसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग चाहते हैं कि वो नंबर निकालें जो कि 96, 336 और 240 लेकिन कि तीनों का फैक्टर हो। और फैक्टर भी कैसा, सबसे बड़ा। देखो 2 तीनों का फैक्टर था, इसलिए दो दो की ढेरियां हम बना पाए। ऐसे ही क्लियर है कि हम लोग अगर आगे जज करें तो 4 फैक्टर है, तो क्लियर है 4 की ढेरियां बनाते तो और कम बुक्स होती। तो जितनी मैक्सिमम, जितना बड़ा इसका फैक्टर होगा उतनी उतनी ढेरियों की हम लोग यहाँ पे क्लियर डायरेक्टली स्टैक बना सकते थे। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या करना था, इन तीनों नंबरों का सबसे बड़ा फैक्टर निकालना था। तो इस क्वेश्चन में जो मेन काम है ना, वो ये कैलकुलेशंस नहीं होता। मेन काम होता है इस बात को पकड़ पाना कि करने हम ये वाले हैं। इसके बाद कैलकुलेशंस बहुत सिंपल होती हैं। तो क्लियर है, अब हम लोगों ने 96 को उसके फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लिया, इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया, 240 को भी ब्रेक कर लिया एंड 336 को भी हमने ब्रेक करा। तो अब तीनों का HCF कितना बना, 2 की पावर 4 देखो कॉमन आ रहा है तीनों में, 3 एक कॉमन आ रहा है, डायरेक्टली इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया 48। मतलब ये तीनों नंबर 48 के मल्टीपल्स हैं, ये तीनों नंबर 48 के मल्टीपल्स हैं। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं जिसके कि ये तीनों मल्टीपल्स हों। इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 48 है। तो अगर 96 को देखो तो 48 के कितने स्टैक बनते, 2। तो 96 वाले बुक्स के स्टैक बनते 2। 240 वाले के कितने स्टैक बनते 5। और 336 वाले के सिंपली 7। 48 इंटू 7 करो तो 336 आता है। देखो हर एक के 48 स्टैक्स बने, तो 48 इज द मैक्सिमम नंबर। तो नंबर ऑफ स्टैक्स कैसे हो गए, मिनिमम, क्योंकि हमने ढेरियां बड़ी से बड़ी बना ली। तो टोटल कितने बंडल्स बने, टोटल कितने स्टैक्स बने, वो आ गया 2 + 5 + 7 दैट इज 14। 14 नंबर ऑफ स्टैक्स वाज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स दैट कुड हैव बीन फॉर्म्ड इन द गिवन सिचुएशन। तो इसको ऐसे बोलते। तो इन क्वेश्चंस में ना कोई बहुत बड़ा स्किल नहीं है, पर हम लोग जब पहली बार सुनते हैं ना तो हम लोग फियर मोड में आ जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो सकता, पर ऐसा होता नहीं है। तो क्लियर कि अब इसी की प्रैक्टिस होनी है थ्रू क्वेश्चंस। तो जब इसके क्वेश्चंस थोड़े से नए देखोगे ना तो हमारा फियर जाता है। तो दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। वही हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्कूल के एग्जाम के लिए, किसी नए क्वेश्चन को फेस करने के लिए प्रिपेयर करता है। तो चलो इसको एक बार फिर देखना, कोई पॉइंट इसमें बहुत इंटरेस्टिंग अगर लगा हो तो इसको फिर ऑब्जर्व करना कि कहाँ पे बोलने से खुद रह गए। अब ना आज वाली क्लास में हमने बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम्स देखनी शुरू करी। तो अब इन वर्ड प्रॉब्लम्स में गलती से भी ऐसी अप्रोच ना बनाना कि हमें ये 4 क्वेश्चंस हमने करे NCERT के, तो क्लियर है हमने ये याद करने, ऐसे नहीं सोचना। ये सोचना कि इनको बोलने में हमने स्किल क्या पकड़ा, इसमें क्या बोलते कि हमारा ये खुद होता। उस स्किल को यूज करना अब जब असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे उसमें। तो जब वो करोगे, उनको क्वेश्चंस को क्लियर कि उनके सॉल्यूशंस भेजोगे, तो जब वो चेक होके वापस आएंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं। ग्रेजुअली क्लियर है, ऐसे ही अपने आप को पुश करो तो क्लियर ये क्वेश्चंस होने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल भी स्पेशल क्वेश्चंस नहीं होते ऐसे के। तो क्लियर जब हम लोग खुद से बोलना शुरू कर देते हैं ना, तब ये क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। तो हमने खुद का लॉजिक क्लियर करना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस ये क्वेश्चंस अब रिवाइज करके आओ।